नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1857 की क्रांति। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह अपने आप में एक महाकाव्य है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा उपमहाद्वीप जो पूरी तरह से बटा हुआ था, उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के खिलाफ खड़ा होने के लिए आखिर क्या चाहिए था? मतलब ये कोई आम बगावत नहीं थी। ये एक ऐसा अभूतपूर्व विद्रोह था जहां अलग अलग गुट, छोटी बड़ी रियासतें और आम लोग अचानक से एक साथ आ खड़े हुए। ऐसा क्या हुआ था जिसने सबको एक कर दिया? शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, क्रांति की चिंगारी। अगर हम उस वक्त की ब्रिटिश भारतीय सेना के स्ट्रक्चर को देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। सेना में 87%, जी हां 87% भारतीय सिपाही थे और यूरोपीय सैनिक सिर्फ 13%। लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद एक भी सीनियर पोजीशन, एक भी बड़ा पद भारतीयों के पास नहीं था। ये जो भारी सैन्य असमानता थी ना, यही असंतोष की सबसे बड़ी जड़ बन गई। लेकिन बात सिर्फ सेना तक सीमित नहीं थी। हालात एक बारूद के ढेर की तरह सुलग रहे थे। जरा सोचिए, भू राजस्व की इतनी कठोर नीतियां थीं कि किसान और कारीगर पूरी तरह तबाह हो चुके थे। फिर 1856 में अवध का विलय हुआ, जिससे रातों रात हजारों लोग बेघर हो गए। इसके अलावा लोगों के मन में अपने धर्म को लेकर एक गहरा डर बैठ गया था। और फिर आया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, और इन सब के बीच वो आखिरी चिंगारी, सुअर और गाय की चर्बी वाले एनफील्ड कारतूस, जिन्होंने सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं पर गहरी चोट की। बस यहीं से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चीजें कितनी तेजी से बदलीं, आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे का वो मशहूर विद्रोह हुआ। फिर 24 अप्रैल को 90 सिपाहियों ने साफ साफ उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। नतीजा, 9 मई को उन्हें कड़ी सजा दी गई और जेल में डाल दिया गया। लेकिन असली धमाका हुआ ठीक अगले दिन, 10 मई को, मेरठ की वो ऐतिहासिक बगावत जिसने इस क्रांति की आग को पूरे देश में फैला दिया। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, अनिच्छुक सम्राट, यानी एक ऐसा राजा जो शायद राजा बनना ही नहीं चाहता था। अब देखिए, जब इतना बड़ा विद्रोह छिड़ गया तो सिपाहियों को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो पूरे देश को एक धागे में पिरो सके। और वो चेहरा कौन बना? बहादुर शाह जफर, एक 87 साल के पूरी तरह से शक्तिहीन मुगल शासक। जब ये बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सीधी जफर को अपना सम्राट मान लिया। सच कहूं तो इस बूढ़े सम्राट को बिल्कुल अपनी मर्जी के खिलाफ इस महाविद्रोह के बिल्कुल बीचों बीच धकेल दिया गया था। पर ये जो नई लीडरशिप थी, ये ज्यादा लंबी नहीं चली। बहुत जल्द दिल्ली का पतन हुआ और हुमायूं के मकबरे में छिपे जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे बड़े मुकदमों में से एक था। लाल किले के अंदर उन पर पूरे 41 दिनों तक एक अभूतपूर्व मुकदमा चला। इस 41 दिन लंबे ट्रायल में उन पर 4 बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए। पहला, विद्रोह में मदद करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। तीसरा, खुद को संप्रभु या मालिक मान लेना। और चौथा, ईसाइयों की हत्या का कारण बनना। इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए रंगून निर्वासित कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, योद्धा रानी का उदय। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन उनका इस क्रांति में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही खास और चालाक ब्रिटिश नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी का ये एक ऐसा कानूनी हथियार था जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक की मौत बिना किसी सगे बेटे के हो जाती तो उस राज्य को सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता। और बिल्कुल यही हुआ झांसी में, जब रानी के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे को सिंहासन का अधिकार देने से साफ इनकार कर दिया गया। फिर आया जून 1857, जब झांसी में भी बगावत भड़क उठी। यहीं पर जोखनबाग नरसंहार हुआ, जहां कई ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। अब इतिहास के नजरिए से देखें तो इस भीषण घटना में रानी लक्ष्मीबाई की असल भूमिका क्या थी, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स उन पर सीधा आरोप लगाते हैं, जबकि कई अन्य स्रोत उन्हें पूरी तरह से निर्दोष बताते हैं। हम यहाँ किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इतिहास के पन्ने इस घटना को लेकर कितने बटे हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, घेराबंदी और अंतिम युद्ध। इन घटनाओं के बाद जो सैन्य टकराव हुआ
वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शुरुआत होती है मार्च 1858 में, जब ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने झांसी की एक बहुत ही क्रूर और भीषण घेराबंदी की। जब ऐसा लगा कि किला अब हाथ से निकल ही जाएगा, तो रानी का अपने गोद लिए बेटे को पीठ पर बांधकर रात के घुप अंधेरे में कालपी की ओर बच निकलना, सच में यह किसी लेजेंड से कम नहीं है। और इसके बाद तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर उन्होंने जो आखिरी मोर्चा संभाला, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। अंततः 17 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध के मैदान में लड़ते हुए रानी वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन उनके साहस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विद्रोहियों में सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर ये सम्मानजनक शब्द किसी और के नहीं थे, बल्कि उनके सबसे बड़े ब्रिटिश दुश्मन मेजर जनरल ह्यू रोज के थे। अब यहां रुककर सोचने वाली बात है, जब एक इतना बड़ा साम्राज्य पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है तो आखिर क्या होता है? युद्ध के मैदान में जब एक के बाद एक विद्रोही नेताओं की हार हो गई, तो उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन चलाने के तरीके में क्या-क्या बड़े और बुनियादी बदलाव किए। यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी हिस्सा, इस विद्रोह की विरासत। 1858 के बाद ना प्रशासन में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इस एक विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे 100 साल के शासन को जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चला गया। राज्यों को मनमाने ढंग से हड़पने की जो नीति थी, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को एक नए सिरे से खड़ा किया गया। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, वो ये है कि आज हम इस ऐतिहासिक कहानी को याद कैसे करते हैं। इतिहास को देखने के दो बहुत ही अलग अलग नजरिए मौजूद हैं। एक तरफ वो सवर्ण आख्यान है जो पूरी तरह से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके नेतृत्व पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही मजबूत दलित आख्यान जो झलकारी बाई की बहादुरी का जश्न मनाता है। झलकारी बाई जो रानी की हमशक्ल भी थी और जिन्होंने युद्ध में रानी के कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल उनके जैसा ही अदम्य साहस दिखाया था। 1857 की पूरी तस्वीर को सही से समझने के लिए ये दोनों ही नजरिए बेहद अहम है। और हाँ, इस विद्रोह की जो सांस्कृतिक गुंज है ना, वो आज भी हमारे समाज में गहराई तक बसी हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की वो मशहूर लाइनें आपको याद होंगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन चंद शब्दों ने रानी लक्ष्मीबाई और 1857 की उस पूरी क्रांति को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये सिर्फ एक कविता नहीं रही, बल्कि आने वाले कई सालों तक भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। तो आज के इस गहरी चर्चा के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या किसी भी विद्रोह या क्रांति की असली ताकत सिर्फ इस बात में होती है कि उसने मैदान जंग में जीत हासिल की या हार, या फिर उसकी असली ताकत उन कहानियों, उन मिथकों और उस राष्ट्रवाद की भावना में होती है जो वो आने वाली कई सदियों तक लोगों के दिलों में जगाए रखती है? आप क्या सोचते हैं? आज के लिए बस इतना ही। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।